Namaste. Welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our series of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra, we will discuss Chapter 21, The Gathering Storm 1927-1929. तो 1922 में चौरी चौरा के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया तो एक अजीब सी खामोशी सी छा गई थी पॉलिटिकल सीन पर। ऐसा लगा जैसे सब ठंडा पड़ गया है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है कि मूवमेंट खत्म तो सब शांत। एग्जैक्टली। लेकिन क्या सच में नेशनलिज्म की आग बुझ गई थी या फिर वो सिर्फ सरफेस पर शांति थी और अंदर ही अंदर कुछ पकड़ा था? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। देखिए, वो खामोशी असल में खामोशी थी ही नहीं। जमीन पर काम तो अलग अलग लेवल्स पर चल ही रहा था। अच्छा। जैसे कि मोट करना, हरिजन उद्धार का काम, नेशनल स्कूल्स चलाना, इन सब चीजों में लगे हुए थे। अच्छा, पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे थे। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। नींव मजबूत करने का काम था ये। क्वाइटली पर कंसिस्टेंटली हो रहा था। और फिर दूसरी तरफ थी स्वराजिस्ट पार्टी। हाँ, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू वाली पार्टी। वही, ये कांग्रेस के अंदर ही थे, लेकिन इनका तरीका अलग था। इन्होंने इलेक्शंस लड़े और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल काउंसिल्स में पहुंच गए। तो इनका क्या प्लान था काउंसिल्स में जाकर? इनका प्लान था नॉन कॉपरेशन फ्रॉम विद इन, मतलब सिस्टम के अंदर घुसकर सरकारी कामकाज को डिसरप्ट करना, उनकी पॉलिसीज को अपोज करना, डिबेट्स में उन्हें एक्सपोज करना, बेसिकली लेजिस्लेचर्स में सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देना। ओके, तो एक तरफ ग्रास रूट्स वर्क, दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव डिसरप्शन, एक्टिविटी बंद नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ ये दो ही नहीं, छोटे मोटे लोकल स्ट्रगल्स भी चल रहे थे। शायद उतनी नेशनल हेडलाइंस ना बनाते हों, पर लोगों का स्पिरिट जिंदा था। अच्छा, कोई एग्जांपल्स? जैसे आंध्र में रंपा रीजन के कोया ट्राइबल्स का एक काफी बड़ा विद्रोह हुआ था 1922 से 24 तक। ओल्लूरी सीतारामा राजू की लीडरशिप में गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज की उन्होंने। ओह वाओ। और पंजाब में अकाली मूवमेंट चल रहा था, गुरुद्वारों को करप्ट महंतों से आजाद कराने के लिए। फिर 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, नेशनल फ्लैग के सम्मान के लिए। राइट। तो अलग अलग पॉकेट्स में रेजिस्टेंस चलती रही। ऑर्गेनाइजेशनल काम, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स, ये छोटे मोटे आंदोलन सब चल रहा था। वो आग सुलग रही थी। एग्जैक्टली, सुलग रही थी। लेकिन फिर 1927 के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुलगती हुई चिंगारी को जैसे एकदम से हवा दे दी। हाँ, और एक नया एंटी इंपीरियलिस्ट अपसर्च शुरू हुआ। और इस बार आयरनिकली ट्रिगर ब्रिटिश सरकार ने ही दिया। बिल्कुल। कभी कभी हिस्ट्री अजीब तरह से रिपीट करती है ना, जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट ने किया था। हाँ, उसने भी सबको यूनाइट कर दिया था। तो इस बार क्या हो? 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी कमीशन किस लिए? प्रोसीजर लगता है। हाँ, लग तो रहा है। तो फिर इसमें आग लगने वाली क्या बात थी? प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी कमीशन के कॉम्पोजिशन में। इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे गोरे थे, ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक भी इंडियन मेंबर नहीं। क्या? एक भी नहीं? एक भी नहीं, जीरो। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसे पॉपुलरली साइमन कमीशन कहा गया। अब आप सोचिए, हद है। आप इंडिया के फ्यूचर का फैसला करने आ रहे हो, ये देखने की इंडियंस सेल्फ गवर्नमेंट के लायक हैं या नहीं, और उसमें एक भी इंडियन को शामिल करना जरूरी नहीं समझा। यही तो ये सीधा सीधा नेशनल ह्यूमिलिएशन था। एक तरह से कहना कि तुम लोग अभी बच्चे हो, अपने बारे में सोचने लायक नहीं हो, हम ही तुम्हारे लिए बेस्ट डिसाइड करेंगे। ओह गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग है, डीपली ऑफेंसिव। एग्जैक्टली। और यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने पूरे देश को भड़का दिया। देखिए, इंडियन नेशनलिस्ट तो कब से कह रहे थे कि 1919 के रिफॉर्म्स इनएडिक्वेट है, काफी नहीं है। हाँ, टू लिटिल टू लेट वाला सेंटिमेंट था। बिल्कुल। और वो डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पर जल्दी रिव्यू हो। सरकार कह रही थी कि एक्ट में 10 साल का प्रोविजन है, 1929 तक वेट करो। तो फिर 1927 में ही क्यों? टाइम से 2 साल पहले ये कमीशन क्यों बना दिया? ऐसी क्या जल्दी थी? इसके पीछे थी ब्रिटेन की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी पावर में थी। उन्हें डर था कि अगले इलेक्शन में शायद लेबर पार्टी जीत जाए। अच्छा, तो लेबर से क्या डर था? कंजर्वेटिव्स को लगता था कि इंडिया जैसे इम्पोर्टेंट इंपीरियल पोजेशन का फ्यूचर किसी इनएक्सपीरियंस्ड लेबर गवर्नमेंट के इररिस्पॉन्सिबल हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। शायद
लेबर पार्टी इंडियंस को ज्यादा कंसेशंस दे दें। ओ आई सी। तो उन्होंने सोचा चलो हम ही पहले कमीशन बना देते हैं जो हमारे हिसाब से रिपोर्ट दें। एक तरह का पॉलिटिकल कैलकुलेशन था ये। हाँ, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को आउटस्मार्ट करने की कोशिश। जैसे आजकल नहीं होता, इलेक्शन से ठीक पहले कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ वैसा ही। समझ गया। ब्रिटिश पॉलिटिक्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर। तो इंडिया में इसका रिएक्शन क्या सिर्फ कांग्रेस ने अपोज किया या सभी ने? रिएक्शन वाज इमीडिएट, यूनानिमस एंड एब्सोल्युटली फ्यूरियस। जैसा आपने कहा, ये सवाल कि क्या एक भी इंडियन इतना काबिल नहीं है कि वो अपने देश के फ्यूचर पर बनी कमेटी का मेंबर बन सके, ये बात किसी भी इंडियन को हजम नहीं हुई, चाहे वो नरम दल का हो या गरम दल का। सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन गया था ये तो। बिल्कुल। तो सपोर्ट बहुत ब्रॉड बेस्ड था। सर तेज बहादुर सापरू के लीडरशिप वाली लिबरल फेडरेशन, जो जनरली मॉडरेट माने जाते थे, उन्होंने भी बॉयकॉट सपोर्ट किया। अच्छा, लिबरल्स भी साथ आ गए? हाँ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस यानी इंडियन बिजनेसमैन का ग्रुप, वो भी साथ आया। हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट किया। और मुस्लिम लीग, उनका क्या स्टैंड था? वो इंटरेस्टिंगली डिवाइड हो गई इस इशू पर। जिन्ना के लीडरशिप में एक बड़ा सेक्शन बॉयकॉट के फेवर में था। उन्होंने कहा ये कमीशन हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। राइट। लेकिन सर मोहम्मद शाफी की लीडरशिप में एक छोटा ग्रुप था पंजाब में, वो कमीशन के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, पर मेजॉरिटी जिन्ना के साथ थी। तो जिन्ना इस मामले में नेशनलिस्ट के साथ खड़े नजर आए। लेकिन इतने सारे ग्रुप्स का सपोर्ट तो ठीक है, पर इससे एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन कैसे बनाया गया? वो एनर्जी कैसे आई? वो काम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उनका दिसंबर 1927 में मद्रास में एनुअल सेशन हुआ। वहां पर साइमन कमीशन के कंप्लीट बॉयकॉट का रेजोल्यूशन पास हुआ। मद्रास सेशन 1927, राइट। और वहां माहौल इतना गर्म था, इतना जोश था लोगों में, खासकर युवाओं में, कि उसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू, जो अभी अभी यूरोप से सोशलिस्ट आइडिया से काफी इंस्पायर होकर लौटे थे, आपने मेंशन किया था, उन्होंने वहां पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया। उसी वक्त 1927 में ही। हाँ, हालांकि गांधी जी और बाकी सीनियर लीडर्स ने इसे थोड़ा हेस्टी या जल्दबाजी में लिया गया कदम माना, बट इट शोड द मूड कि अब लोग सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से सैटिस्फाइड नहीं थे, पूरी आजादी की बात करने लगे थे, स्पेशली द यूथ। ये तो काफी रेडिकल शिफ्ट था उस टाइम के हिसाब से। पर फिर वही सवाल, रेजोल्यूशंस तो पास हो गए, एक्शन कैसे हुआ? गांधी जी ने भी कुछ कहा था इस पर? हाँ, गांधी जी ने जनवरी 1928 में यंग इंडिया में लिखा। उन्होंने साफ कहा कि कमीशन की नियुक्ति का जवाब सिर्फ भाषणों या रेजोल्यूशन से नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कितने भी हेरोइक क्यों ना लगें। इसका जवाब एक्शन से देना होगा। डीड्स नॉट वर्ड्स वाला मैसेज था। मतलब अब सड़कों पर उतरने का टाइम आ गया था। बिल्कुल। तो एक्शन कब शुरू हुआ और कैसा दिखता था वो एक्शन? क्या वो भारत बंद जैसा फील था? ये वो दिन था जिस दिन साइमन कमीशन के मेंबर्स बॉम्बे, अब मुंबई में लैंड हुए। अच्छा, उनके आते ही शुरू हो गया। हाँ, उस दिन पूरे देश में जबरदस्त हड़ताल हुई, कंप्लीट शटडाउन। सारे बड़े शहरों और कस्बों में दुकानें बंद, बाजार बंद, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद। लोग लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। वाओ, लाखों की संख्या में। हाँ। ह्यूज रैलीज, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए और सबके हाथों में काले झंडे थे और नारा एक ही गूंज रहा था हर जगह, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, ये तो आइकॉनिक नारा बन गया। हाँ, जैसे आज कोई बड़ा नेशनल इशू होता है तो लोग कैसे प्रोटेस्ट्स करते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाते हैं, उस जमाने में हड़ताल, जुलूस निकालना और काले झंडे दिखाना ये सबसे पावरफुल तरीका था अपना गुस्सा और विरोध जाहिर करने का। प्रोटेस्ट जनरली पीसफुल थे या कहीं-कहीं वायलेंस भी हुई? पुलिस का क्या रोल था? मोस्टली पीसफुली थे, नॉन वायलेंट लाइंस पर, लेकिन कई जगह पुलिस ने जबरदस्ती की, प्रोवोक किया। मद्रास, अब चेन्नई में फॉर इंस्टेंस पुलिस फायरिंग हुई जिसमें एक प्रोटेस्टर की डेथ हो गई। ऑफ सैड। वहां एक बड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंट भी हुआ। जब पुलिस लोगों को उस जगह जाने से रोक रही थी जहां फायरिंग हुई थी, तो वहां के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, टी प्रकाशम। हाँ, सुना है नाम। आंध्रा केसरी कहते उन्हें। वही, उन्होंने पुलिस की बंदूकों के सामने अपनी छाती खोल दी और कहा, हिम्मत है तो गोली मारो। मतलब इट शोड द लेवल ऑफ डिफायंस कि लोग डर नहीं रहे थे। गजब की हिम्मत थी। और कमीशन जहां-जहां गया बाकी शहरों में, वहां कैसा रिस्पांस मिला? जहां भी वो गए, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पूना, हर जगह, आई मीन लिटरली हर जगह,
उनका स्वागत काले झंडों के समुंदर से हुआ। हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। कमीशन के मेंबर्स की क्या हालत हुई होगी? उन्हें लिटरली छिप छिप कर भारी पुलिस प्रोटेक्शन में इधर से उधर जाना पड़ रहा था। पब्लिक एंगर इतना ज्यादा था। लोग प्रोटेस्ट करने के कुछ नए क्रिएटिव तरीके भी निकाल रहे थे, जैसे आजकल लोग मीम्स बनाते हैं या फ्लैश मॉब्स करते हैं। उस जमाने में कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं थी। पुणे के यूथ ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, क्या किया? वहां लोनावाला से पुणे के बीच एक सेक्शन है जहां रेलवे ट्रैक और रोड काफी करीब पैरेलल चलती है। कमीशन के मेंबर्स स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे। ओके। तो ये यंग प्रोटेस्टर्स एक लॉरी में सवार हो गए और लोनावला से पुणे तक पूरे रास्ते ट्रेन के साथ साथ अपनी लॉरी चलाते रहे और उन्हें काले झंडे दिखाते रहे। मूविंग प्रोटेस्ट, ये तो ब्रिलियंट था। इमेजिन द सीन। बिल्कुल एकदम फिल्मी सीन रहा होगा। और लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही क्रिएटिव हुआ। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में एक लीडर थे खालिकुज्जमान। उन्होंने एक और शानदार आइडिया निकाला। वहां के जो बड़े ताल्लुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने कमीशन के वेलकम में कैजरबाग में एक बड़ी पार्टी रखी थी। ठीक है। खालिकुज्जमान ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी पतंगे और गुब्बारे बनवाए जिन पर गो बैक साइमन लिखा हुआ था और उन सबको पार्टी वेन्यू के ठीक ऊपर आसमान में उड़वा दिया। गजब। मतलब नीचे पार्टी चल रही है ताल्लुकदार्स की और ऊपर हवा में गो बैक साइमन के नारे तैर रहे हैं। एग्जैक्टली। कितना सटल लेकिन कितना इफेक्टिव तरीका था प्रोटेस्ट रजिस्टर करने का, बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के। ये तो काफी इंटरेस्टिंग और पीसफुल तरीके थे प्रोटेस्ट के। लेकिन सरकार का यानी पुलिस का ओवरऑल रिएक्शन कैसा था? क्या वो लाइटली ले रहे थे सबको? बिल्कुल नहीं। सरकार का रिएक्शन बहुत हार्श था। पुलिस ने ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया लोगों को दबाने के लिए। लाठी चार्ज तो एकदम कॉमन हो गया था। लाठी चार्ज? और इस बार पुलिस ने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लीडर्स, सीनियर फिगर्स, उनको भी नहीं बख्शा गया। जैसे लखनऊ में ही जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जैसे कदावर नेताओं को बुरी तरह लाठियों से पीटा गया। नेहरू और पंत को भी? सीनियर लीडर्स को? हाँ, ये दिखाता है कि सरकार कितनी डेस्परेट थी इस प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए। लेकिन इस सब में जो सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, वो लाहौर में हुआ था, है ना? लाला लाजपत राय के साथ। हाँ, वो इस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट का सबसे दुखद, सबसे पेनफुल चैप्टर था। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, उस वक्त के सबसे सीनियर, सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक थे। वो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक पीसफुल एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे। ठीक है। वहां पुलिस ने, एक ऑफिसर था स्कॉट, उसके ऑर्डर्स पर बेहद ब्रूटल लाठीचार्ज किया और लाला जी को स्पेसिफिकली टारगेट करके उनकी छाती पर कई लाठियां मारी गई। ओह माय गॉड। उनकी चेस्ट पर, हाँ, वो बुरी तरह से घायल हो गए, क्रिटिकली इंजर्ड। और कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर को उन्हीं इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये तो एक नेशनल लीडर की हत्या जैसा था, एक शहीद हो गए वो तो। हाँ बिल्कुल। इसने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। एक जबरदस्त गुस्सा था, आउटरेज था कि कैसे ब्रिटिश राज अपने ही पीसफुल सिटीजन्स पर, अपने इतने सीनियर लीडर पर इस तरह की ब्रूटैलिटी कर सकता है। लाला जी की डेथ एक तरह से मार्टरडम बन गई। और इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी हुआ ना, शायद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर। हाँ बिल्कुल। इसी नेशनल ह्यूमिलिएशन का, लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में, अ मंथ लेटर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके HSRA के साथी रेवोल्यूशनरीज ने, हाँ, HSRA, उन्होंने लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। एक्चुअली वो उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारना चाहते थे जिसके ऑर्डर्स पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन गलती से आइडेंटिफाई करने में सॉन्डर्स मारा गया। अच्छा, टारगेट स्कॉट था पर सॉन्डर्स मारा गया। हाँ, तो लाला जी की डेथ ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भी एक नया पुश दिया, एक नई अर्जेंसी दी। राइट। तो ये साइमन कमीशन बॉयकॉट ने ना सिर्फ एक नए मास मूवमेंट को रीइग्नाइट किया, उसने रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को भी फ्यूल किया। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसका जिक्र अभी हुआ भी था, यूथ पार्टिसिपेशन। एब्सोल्युटली, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। ये साइमन बॉयकॉट मूवमेंट एक तरह से युवाओं की एक पूरी नई जनरेशन के लिए पॉलिटिकल एक्शन का पहला टेस्ट था। उनका पॉलिटिकल डेब्यू था ये। उन्होंने इसमें सबसे एक्टिव रोल प्ले किया। हाँ,
हड़ताल्स ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेशंस निकालना, काले झंडे दिखाना, पुलिस की लाठियां खाना, यूथ हर जगह फोरफ्रंट पर थे। वो सबसे ज्यादा वोकल, सबसे ज्यादा एक्टिव थे और इससे मूवमेंट को एक नया जोश मिला, एक ज्यादा मिलिटेंट, एक ज्यादा अग्रेसिव कैरेक्टर मिला। क्या इससे पहले यूथ इतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में, या ये एक नया फिनोमिनन था? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। यूथ लीग्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस 1920s में बनने शुरू हो गए थे, लेकिन साइमन कमीशन के बॉयकॉट ने इस प्रोसेस को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। जैसे किसी चीज को एक रियल फिलिप मिलता है ना, हाँ, जैसे कैटलिस्ट मिल गया हो। जैसे एक कैटलिस्ट मिल गया हो। एग्जैक्टली। इसके बाद देश भर में यूथ लीग्स और स्टूडेंट्स यूनियंस की जैसे बाढ़ आ गई। एकदम से स्प्राउट हुए ये ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आजकल कॉलेज फेस्ट्स या कैंपस इलेक्शंस के टाइम कैंपसेस में एकदम से एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स मोबिलाइज हो जाते हैं, वैसा ही कुछ नेशनल लेवल पर हुआ। हर प्रोविंस में, हर बड़े शहर में यूथ ऑर्गेनाइज हो रहे थे। और इस नई वेव के हीरोज कौन बनकर उभरे? किसने इस यूथ एनर्जी को चैनलाइज किया? दो नाम इस दौर में सबसे प्रोमिनेंट थे, जो यूथ के आइकॉन्स बन गए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू और बोस। हाँ, ये दोनों यंग लीडर्स थे, कैरिज्मेटिक थे और इस नई जनरेशन के रोल मॉडल बन गए। उन्होंने पूरे देश का एक्सटेंसिव टूर किया, एक शहर से दूसरे शहर गए, अनगिनत यूथ कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस किया, उनकी प्रेसिडेंसी की। वो यूथ की लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उनकी एस्पिरेशंस को समझ रहे थे और उन्हें नेशनल मूवमेंट से जोड़ रहे थे। तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित था, या इस यूथ अपसर्ज के साथ साथ कुछ नए आइडियाज भी आ रहे थे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये यूथ अपसर्च सिर्फ नंबर्स या एनर्जी का ही नहीं था। ये दौर नए रेडिकल आइडियाज के लिए भी एक फर्टाइल ग्राउंड साबित हुआ, खास तौर पर सोशलिज्म के आइडियाज। सोशलिज्म उस वक्त? हाँ, देखिए, ये वो टाइम था जब रशियन रेवोल्यूशन 1917 हो चुका था और उसके बाद सोशलिस्ट थॉट पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स और खासकर यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। एंटी इंपीरियलिज्म के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो रही थी। ये आइडियाज अब इंडियन शोर्स तक भी पहुंचने लगे थे। और इसमें नेहरू का रोल काफी सिग्निफिकेंट था, जैसे आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, नेहरू प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इसमें। वो 1927 में ही यूरोप से लौटे थे, काफी टाइम वहां बिताकर। वहां उन्होंने ब्रसल्स में लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की कांग्रेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। हाँ, वहां वो दुनिया भर के एंटी कॉलोनियल लीडर्स और लेफ्ट विंग थिंकर से मिले थे। फिर उन्होंने सोवियत यूनियन का भी विजिट किया था और वहां के सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट से, प्लानिंग से बहुत इम्प्रेस हुए थे। तो वापस आकर उन्होंने ये आइडियाज प्रमोट किए। वापस आकर उन्होंने अपने इस नए इवॉल्विंग सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव को सबसे पहले देश के यूथ के साथ शेयर किया। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से, यूथ कॉन्फ्रेंसेस से ये बात कहने लगे कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी काफ़ी नहीं है, हमें इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम भी चाहिए, यानी पॉवर्टी से, इनइक्वालिटी से, एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी। ये तो एकदम फंडामेंटल बात थी। बिल्कुल, और ये बात यूथ को बहुत अपील कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये है फ्यूचर का विजन। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ नेहरू ही थे। सुभाष बोस भी यूथ में उतने ही पॉपुलर थे, शायद कहीं कहीं ज्यादा भी। वो भी सोशलिस्ट आइडियाज की बात करते थे, आज़ादी के बाद एक सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करते थे। हालांकि उनका जो सोशलिज्म का कंसेप्शन था वो शायद नेहरू जितना क्लियरली डिफाइंड या साइंटिफिक मार्क्सिस्ट सेंस में नहीं था, थोड़ा एक्लेक्टिक था। ओके, तो बोस भी थे और कोई ग्रुप्स? हाँ, और भी ग्रुप्स थे जो सोशलिस्ट आइडियाज को पॉपुलराइज कर रहे थे। लाहौर में नौजवान भारत सभा थी, जिसमें भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज बहुत एक्टिव थे। वो भी सोशलिज्म, रेवोल्यूशन, वर्कर्स एंड पेजेंट स्टेट की बात कर रहे थे। अच्छा, भगत सिंह एंड एसोसिएट्स। हाँ, फिर कम्युनिस्ट के छोटे छोटे ग्रुप्स थे अलग अलग जगहों पर। उन्होंने वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज, WPPs बनाकर काम करना शुरू किया था। इनका डबल ऑब्जेक्टिव था, एक वर्कर्स और पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना उनके क्लास इश्यूज पर, और दूसरा कांग्रेस के अंदर काम करके उस पर लेफ्ट विंग प्रेशर बिल्ड करना, उसे और रैडिकल बनाना। WPPs, वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टीज, राइट। तो इन सब का मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ? ये यूथफुल एनर्जी, साइमन बॉयकॉट का गुस्सा और ये नए सोशलिस्ट आइडियाज, इन सब ने मिलकर क्या शेप लिया? इफेक्ट ये हुआ कि जो यूथ एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट में आ रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे,
वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक ही नहीं सोच रहे थे, वो साथ ही साथ ये भी सोचने लगे थे कि आजादी के बाद इंडिया कैसा होना चाहिए। स्वराज का मतलब क्या हो? एग्जैक्टली उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर नहीं चाहिए था ब्रिटिश हाथों से इंडियन हाथों में, बल्कि वो एक नया समाज बनाना चाहते थे जो ज्यादा इक्वल हो, जहां गरीबी ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और सोशलिज्म उन्हें इसका एक पॉसिबल ब्लूप्रिंट, एक आंसर लग रहा था। तो एंटी इंपीरियलिज्म के साथ सोशलिस्ट कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रही थी। हाँ, और कई जगहों पर तो यूथ ग्रुप्स ने एक्टिवली वर्कर्स स्ट्राइक्स और पेजेंट मूवमेंट से भी लिंक बनाया, उनके स्ट्रगल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो स्वराज की डेफिनेशन अब एक्सपैंड हो रही थी। इट वाजंट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एनीमोर, इट वाज इंक्रीजिंगली अबाउट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो बेसिकली ये जो दौर था 1927 से 1929 का, ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा था। इसने ना सिर्फ नेशनल मूवमेंट को एक लंबी, थोड़ी पैसिव फेज के बाद फिर से मास एक्शन के रास्ते पर डाला। हाँ बिल्कुल, नॉन कोऑपरेशन के बाद ये पहला बड़ा मास अपसर्ज था। राइट, बल्कि इसने यूथ को पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर ला दिया और साथ ही साथ नए रैडिकल सोशलिस्ट आइडियाज को इंडियन पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर दिया। सच में एक गैदरिंग स्टॉर्म था ये, तूफान से पहले की तैयारी। हाँ, ये तूफान अभी शुरू ही हुआ था और इसने आगे आने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे बड़े मैस स्ट्रगल्स के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। तो बात है 1920s के आखिर की। माहौल काफी गर्म था। हाँ बिल्कुल, साइमन कमीशन का विरोध तो चल ही रहा था जोरों पर। हाँ, और ऊपर से ब्रिटिश सरकार, खासकर लॉर्ड बर्किनहेड, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, वो लगातार भारतीयों को चैलेंज कर रहे थे। एक तरह से ताना ही मार रहे थे, कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कह रहे हो कि भाई तुम लोग आपस में मिलकर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का एक सॉलिड प्लान बना भी सकते हो या नहीं। हाँ, कोई ऐसा प्लान जिस पे ज्यादातर भारतीय पॉलिटिकल पार्टियां एग्री करे। जैसे आजकल किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है ना, टीम में फूट पड़ी हो और कोई बाहर से कह दे तुम सबसे नहीं हो पाएगा ये अकेले। एग्जैक्टली और इसी चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स हुई 1928 में। अच्छा, कई मीटिंग्स हुई। हाँ, फरवरी में, फिर मई में, फिर अगस्त में। मकसद बिल्कुल साफ था, एक यूनिफाइड भारतीय जवाब देना, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम तैयार करना जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंजूर हो। और इसी पूरी कवायद, इसी मेहनत का नतीजा थी नेहरू रिपोर्ट। जी हाँ, नेहरू रिपोर्ट। हाँ, नेहरू रिपोर्ट, जिसका नाम मोतीलाल नेहरू के नाम पर पड़ा क्योंकि वो उस कमेटी के चेयरमैन थे और मुख्य लेखक भी। हाँ, वही थे कर्ता धर्ता। और इस रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य रखा। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या बला थी, थोड़ा इसको अनपैक करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। मतलब इसका ये था कि भारत अंदरूनी मामलों में तो आजाद होगा, अपनी सरकार चलाएगा, मतलब सेल्फ गवर्निंग होगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश क्राउन के तहत ही, है ना। बिल्कुल, जैसे उस जमाने में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा पर काफी हद तक ऑटोनमस। तो ये उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा कदम माना जा रहा था। पर जाहिर है ये पूरी आजादी यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे जिनका असर आगे की राजनीति पर गहरा पड़ा। हाँ, क्या थे वो मुख्य बिंदु? पहला तो यही डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य, जैसा हमने बात की। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत अहम था, इसने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा मूव था, क्योंकि पहले के रिफॉर्म्स में तो ये था। हाँ, पहले के रिफॉर्म्स जैसे मोले मिंटो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में धर्म के आधार पर अलग वोटिंग सिस्टम यानी इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। नेहरू रिपोर्ट ने कहा नहीं, ये सिस्टम देश को बांटने वाला है, ये नहीं चलेगा। मतलब राजनीति को धर्म से अलग रखने की एक साफ कोशिश। बिल्कुल। सोचिए आज भी ये कितना रेलेवेंट मुद्दा है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का कितना घालमेल होना चाहिए। सही बात है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन यहाँ एक पेंच था। पेंच? कैसा पेंच? रिपोर्ट ने कहा कि सीटें वहां रिजर्व होंगी जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी सेंटर में, और उन प्रोविंसेस में जहां उनकी आबादी कम है। अच्छा। मगर पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां रिजर्वेशन नहीं होगा, वहां अनरिजर्व्ड सीटों पर चुनाव होगा। हो, ये तो एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश थी। हाँ, कोशिश तो थी, लेकिन जाहिर है इससे सभी पक्ष खुश नहीं थे। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन गया। समझ गया। और चौथा? और चौथा, इसमें कई और प्रगतिशील सिफारिशें, प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशंस भी थीं
जो उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस्ड थीं। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार, बिना लिंग या संपत्ति के भेद के, महिलाओं के लिए समान अधिकार, लोगों को यूनियंस बनाने की आजादी। वाह, ये सब 1928 में? हाँ, और सबसे खास बात, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। सरकार सेक्युलर रहेगी। अरे वाह, मतलब एक तरह से सेक्युलरिज्म की नींव रखी जा रही थी। ये बातें 1928 में सोचना वाकई काफी दूर की कौड़ी थी। बिल्कुल, बहुत आगे की सोच थी। लेकिन जैसा होता है, हर बड़े कदम पर मुश्किलें तो आती ही हैं। फौरी प्रतिक्रियाएं, मतलब इमीडिएट रिएक्शंस, वो कैसी थीं? मिली जुली। एकदम मिक्स्ड बैग था? मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं। मुस्लिम लीग का एक धड़ा तो शुरू से ही इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अलग थलग था। वो शामिल ही नहीं हुए थे ठीक से। अच्छा। लेकिन साल के अंत तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाला जो धड़ा था, वो भी नेहरू रिपोर्ट से पीछे हट गया। क्यों? उनकी मुख्य आपत्ति क्या थी? उनकी मुख्य आपत्ति इसी बात पर थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रांतों, खासकर पंजाब और बंगाल में, आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व क्यों नहीं की जा रही हैं। उनका कहना था कि वहां भी प्रोटेक्शन चाहिए। ओह, तो वो बैलेंसिंग एक्ट काम नहीं आया? नहीं आया। अब यहाँ मोतीलाल नेहरू और दूसरे जो सेक्युलर नेता थे, उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। हाँ, ये तो मुश्किल सिचुएशन हो गई होगी। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही था जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन हो और दो अहम रिश्तेदार, मान लीजिए फूफा जी और मौसा जी, दोनों ही किसी बात पर नाराज हो जाएं। अब आप किसको मनाएं? हाँ, सही कहा। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाए। वही हाल था। अगर मुस्लिम कम्युनल मांगों को मानते तो हिंदू महासभा जैसे हिंदू कम्युनल ग्रुप्स नाराज हो जाते और अपना समर्थन वापस ले लेते। और अगर हिंदुओं की तरफ झुकते तो मुस्लिम नेता अलग हो जाते। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल कैच-22 सिचुएशन थी। बड़ा मुश्किल फैसला था उनके लिए। तो फिर क्या फैसला हुआ आखिर में? आखिर में फैसला ये हुआ कि रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की मांगों के हिसाब से और कोई रियायतें, मतलब कंसेशंस, नहीं दी जाएंगी। जो था वही फाइनल। और नतीजा? जिन्ना ने रिपोर्ट से अपना समर्थन पूरी तरह वापस ले लिया और फिर उन्होंने मार्च 1929 में अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए। अच्छा, वो 14 नुक्ते। हाँ, वही। ये 14 पॉइंट्स असल में नेहरू रिपोर्ट पर उनके जो एतराज थे, उन्हीं का एक डिटेल वर्जन थे। खासकर मुसलमानों के लिए राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स को लेके। ये जो विभाजन हुआ, ये जो दरार पड़ी ना उस वक्त, ये आगे चलकर भारतीय राजनीति, खासकर पार्टीशन की दिशा में बहुत अहम साबित हुई। नींव पड़ गई थी एक तरह से। अब कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति सिर्फ जिन्ना या मुस्लिम लीग को ही नहीं थी। अच्छा, और किसे थी? देश के युवा और ज्यादा रैडिकल राष्ट्रवादी नेताओं का एक तबका था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे सुभाष चंद्र बोस और एस सत्यमूर्ति जैसे लोग शामिल थे। हाँ, ये यंग ब्रिगेड थी कांग्रेस की। बिल्कुल। उन्हें रिपोर्ट से एक बिल्कुल अलग तरह की आपत्ति थी। उन्हें कम्युनल मसलों से ज्यादा दिक्कत डोमिनियन स्टेटस के विचार से थी। ओह, मतलब उनको डोमिनियन स्टेटस ही मंजूर नहीं था। हाँ, वो कह रहे थे, ये आधा अधूरा स्टेटस क्यों? हमें ये अंग्रेजों की छतरी के नीचे वाली आजादी नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए। अच्छा। उनका नारा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज। ये युवा पीढ़ी अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो फुल फ्रीडम मांग रही थी। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, गो बिग और गो होम। हाँ, बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में सिर्फ नाम का फर्क नहीं था, ये सोच का बुनियादी फर्क था। कैसे? थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना, एक तरह से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहना। ठीक है। जबकि पूर्ण स्वराज का मतलब था ब्रिटिश राज से पूरी तरह नाता तोड़ लेना, एक टोटल ब्रेक, अपना एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना। लक्ष्य का ये अंतर बहुत बड़ा था। इट वॉज अ फंडामेंटल डिफरेंस इन द अल्टीमेट गोल। समझ गया। मतलब एक में आप जुड़े हुए हैं, दूसरे में पूरी तरह अलग। बिल्कुल। और इस मुद्दे पर असली टकराव कहाँ हुआ? इस मुद्दे पर असली टकराव हुआ दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, कलकत्ता सेशन में माहौल कैसा रहा होगा वहाँ? माहौल एकदम गरमाया हुआ था। हाँ। सोचिए, एक बड़ा सा पंडाल, हजारों डेलीगेट्स, एक तरफ ये जोशीले युवा नेता जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, सत्यमूर्ति, जिन्हें डेलीगेट्स का भी भारी समर्थन मिल रहा था।
हाँ। वो जोर दे रहे थे कि कांग्रेस फौरन पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करे, अभी इसी वक्त। और दूसरी तरफ गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने अनुभवी नेता थे। उनका तर्क था कि देखो भाई, बड़ी मुश्किल से डोमिनियन स्टेटस पर एक नेशनल कंसेंसस, एक आम सहमति बनी है, इसे इतनी जल्दी छोड़ना ठीक नहीं, लेट्स बी प्रैक्टिकल। उनका पॉइंट भी वैलिड लग रहा है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार को नेहरू रिपोर्ट मानने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाए। 2 साल? हाँ, तो कांग्रेस के अंदर ही जबरदस्त बहस छिड़ गई, बिल्कुल वैसी ही गर्मा गर्म बहस जैसी आजकल किसी बड़ी कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग या पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल मीटिंग में देखने को मिलती है, जहां अलग अलग फैक्शंस अपने अपने एजेंडा पर अड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, कैसे सुलझा ये मामला? बिल्कुल, काफी दबाव और खींचतान के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? सरकार को अल्टीमेटम देने का वक्त 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया। ओह, ये तो युवा खेमे के लिए एक बड़ी जीत थी। बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि अगर ब्रिटिश सरकार ने साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस वाला संविधान स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस न सिर्फ पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर देगी, बल्कि उसे हासिल करने के लिए एक बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम था, साल भर में हमारी मांग मानो, वरना एक बड़े मास मूवमेंट का सामना करने को तैयार रहो। लेकिन क्या पूर्ण स्वराज को फौरन अपनाने वाला प्रस्ताव पास हुआ? नहीं, अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को फौरन लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव गिर गया, जिससे पता चलता है कि ये वाकई एक कॉम्प्रोमाइज था। दोनों पक्षों को थोड़ा झुकना पड़ा। पुराने नेताओं ने वक्त कम करवाया, युवाओं ने सिविल डिसोबीडियंस का थ्रेट डलवा दिया। तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया था, 1 साल का वक्त। गांधी जी ने इसे प्रोबेशन एंड ग्रेस पीरियड कहा था। हाँ, मोहलत का 1 साल। अगर इस 1 साल में अंग्रेज नहीं माने तो फिर सीधा कॉन्फ्रंटेशन यानी सिविल डिसोबीडियंस तय था। बिल्कुल तय। और जाहिर है इतने बड़े आंदोलन की तैयारी भी तो करनी थी। गांधी जी ने इसे बहुत सीरियसली लिया होगा। ओह, बहुत ज्यादा। उन्होंने अपना यूरोप जाने का प्लान तुरंत कैंसिल कर दिया। अच्छा, वो यूरोप जाने वाले थे? हाँ, उन्होंने यंग इंडिया में लिखा भी 31 जनवरी 1929 को, मुझे लगेगा कि मैं भगोड़ा हूं अगर मैं अभी यूरोप चला गया। मेरे अंदर की आवाज कहती है कि मुझे न केवल तैयार रहना चाहिए, बल्कि अगले साल के संघर्ष के लिए तरीके सोचने और सुझाने भी चाहिए। मुझे खुद को तैयार करना होगा, चाहे संघर्ष का रूप कुछ भी हो। वाह, क्या डेडिकेशन थी। ये दिखाता है कि वो आने वाले कॉन्फ्रंटेशन के लिए कितने कमिटेड थे, पूरी तरह कमर कस चुके थे। बिल्कुल, और गांधी जी ने तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। इसके कई पहलू थे। जैसे कि क्या-क्या किया उन्होंने तैयारी के लिए? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण तरीका था जनसंपर्क यात्राएं, मास कॉन्टैक्ट टूर्स। अच्छा, लोगों से मिलना जुलना। हाँ, गांधी जी का मानना था कि कोई भी बड़ा आंदोलन बिना जनता की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता। उन्हें मोबिलाइजेशन पर बहुत यकीन था। सही बात है। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद से ही लगातार देश भर में घूम रहे थे। 1929 की शुरुआत तक वो काठियावाड़, मध्य प्रांत, बंगाल, मालाबार, त्रावणकोर, बिहार, संयुक्त प्रांत आज का यूपी, कच्छ, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, कई जगहें तो 2-2 बार घूम चुके थे। अरे बाप रे, ये तो अथक यात्राएं थी। बिल्कुल, और 1929 में अपनी 60 साल की उम्र में भी उनका दौरा रुका नहीं। उन्होंने सिंध का दौरा किया, फिर दिल्ली होते हुए कलकत्ता, वहां से बर्मा गए और वापस कलकत्ता आए। बर्मा भी गए? हाँ, अप्रैल में आंध्र प्रदेश का 6 हफ्ते का तूफानी दौरा किया, जिसमें करीब 319 गांव घूमे। जून में वो यूपी के अल्मोड़ा में थे, सितंबर में यूपी के मैदानी इलाकों में, और साल के अंत में लाहौर पहुंचे कांग्रेस अधिवेशन के लिए। वो कोहाट NWFP भी जाना चाहते थे, पर सरकार ने इजाजत नहीं दी। ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये तो मतलब लोगों को तैयार करना था आने वाले वक्त के लिए। एग्जैक्टली। गांधी जी ने खुद इन यात्राओं का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा, मैं यात्रा करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जनता मुझसे मिलना चाहती है। मैं निश्चित रूप से उनसे मिलना चाहता हूं। मैं अपना सरल संदेश उन तक कुछ शब्दों में पहुंचाता हूं और वे और मैं संतुष्ट होते हैं। ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जनमानस में प्रवेश करता है। मतलब देश की नब्ज पकड़ना, लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।
और ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना, ये एक सोचा समझा तरीका था। ये ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन का, आम आदमी को आंदोलन से जोड़ने का क्लासिक उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा पहलू क्या था तैयारी का? दूसरा, उनके संदेश में एक शिफ्ट आया, एक बदलाव। कैसा बदलाव? 1929 से पहले गांधी जी का जोर ज्यादातर रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर रहता था, जैसे खादी पहनो, चरखा चलाओ, हिंदू मुस्लिम एकता रखो, छुआछूत मिटाओ। हाँ, ये सब तो उनके कार्यक्रम का हिस्सा थे ही। बिल्कुल, और ये सब अपनी जगह जरूरी भी था। लेकिन अब 1929 में वो लोगों को सीधे पॉलिटिकल एक्शन, यानी सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करने लगे। अच्छा, मतलब अब टोन बदल रहा था। हाँ, जैसे सिंध में उन्होंने युवाओं से कहा कि फायरी ऑर्डील, यानी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहो। माहौल बन रहा था कॉन्फ्रंटेशन का। समझ गया। और तीसरा? तीसरा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट का कार्यक्रम और तेज कर दिया गया। ये तो गांधी जी का पुराना हथियार था। हाँ, लेकिन अब इसे और धार दी जा रही थी। उनके कहने पर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी बनाई। अच्छा, एक डेडिकेटेड कमेटी। हाँ, इसका काम था बहिष्कार का एक एग्रेसिव प्रोग्राम चलाना और जगह जगह सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाना। होली जलाना मतलब पब्लिक में? हाँ बिल्कुल। गांधी जी ने खुद इसकी शुरुआत की। कलकत्ता में 4 मार्च 1929 को हजारों की भीड़ के सामने एक पब्लिक पार्क में विदेशी कपड़ों का ढेर लगाकर आग लगा दी। अरे! सरकार ने कुछ किया नहीं। सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, पर उन्हें बर्मा जाने दिया गया, इस शर्त पर कि वापस आकर ट्रायल फेस करेंगे। लेकिन इससे तो और हवा मिल गई होगी। बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी की खबर से ही देश भर में जोश फैल गया और विदेशी कपड़ों की होलियां जलने लगी। और जब वो मुकदमा झेलने वापस आए तो फिर से विरोध में होलियां जलाई गई। गजब का माहौल रहा होगा। हाँ, गांधी जी लोगों को जोश तो दिला रहे थे, पर साथ में चेता भी रहे थे कि देखो, तैयारी करो, पर याद रखो, सिविल डिसोबीडियंस अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए जहां तक हो सके कानून के दायरे में रहकर ही प्रोटेस्ट करो। ये भी जरूरी था। सोचिए, वो जमाना आज जैसे सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट ट्रेंड करता है ना, वैसा ही कुछ माहौल रहा होगा। पर वो सब जमीन पर हो रहा था, सड़कों पर, और उसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और 1929 में सिर्फ यही नहीं हो रहा था, माहौल वैसे ही बहुत गर्म था। कई और घटनाएं भी तो हो रही थीं। हाँ, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थी जिन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर को एकदम हाई पहुंचा दिया था। जैसे कि? जैसे मेरठ षड्यंत्र केस, मार्च 1929 में। हाँ, इसके बारे में सुना है। क्या था ये? सरकार ने अचानक 31 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ज्यादातर कम्युनिस्ट या ट्रेड यूनियनिस्ट्स थे। उन्हें मेरठ ले जाकर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलाया गया। अच्छा, तो ये लेबर मूवमेंट को दबाने की कोशिश थी। बिल्कुल। इस एक्शन की गांधी जी और कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने कड़ी निंदा की। युवाओं ने देश भर में प्रदर्शन किए। इससे साफ लग रहा था कि सरकार किसी भी तरह के लेफ्ट विंग या लेबर मूवमेंट को कुचलना चाहती है। और फिर वो असेंबली बम कांड? हाँ, अप्रैल 1929 में हुआ मशहूर असेंबली बम कांड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के 2 सदस्य, वाह, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दर्शक दीर्घा से 2 हार्मलेस बॉम्ब्स फेंके और पर्चे उछाले। हाँ, हार्मलेस बॉम्ब्स। हाँ, मतलब उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरी सरकार को सुनाना था, टू मेक द डेफ हियर। उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए भी काफी सनसनी फैलाई होगी। बहुत ज्यादा। और इसके बाद HSRA के गिरफ्तार सदस्यों ने जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर बेहतर बर्ताव और सुविधाओं की मांग करते हुए एक लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल? जेल में। हाँ। और यह हड़ताल कई महीनों तक चली और सितंबर 1929 में भूख हड़ताल के 64वें दिन एक युवा क्रांतिकारी जतिन दास की शहादत हो गई। 64 दिन? ये तो बहुत दुखद था। बहुत दुखद। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कलकत्ता में उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में लाखों लोग शामिल हुए। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं हुईं, अभूतपूर्व प्रदर्शन हुए।
ये दिखाता है कि क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के प्रति आम जनता में कितना सम्मान और सहानुभूति थी। बिल्कुल। और ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा किस कदर बढ़ रहा था। जैसे आज किसी बड़े अन्याय या घटना पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं, वैसा ही जनसैलाब उमड़ा था उस वक्त। तो मतलब 1929 का साल बहुत ही उथल-पुथल वाला था। हाँ बिल्कुल। इसी गहमा-गहमी और बढ़ते तनाव के बीच मई 1929 में ब्रिटेन में एक राजनीतिक बदलाव हुआ। क्या हुआ? वहां चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी। रैमजी मैकडोनाल्ड नए प्रधानमंत्री बने। अच्छा, लेबर पार्टी। तो इससे कुछ उम्मीद जगी होगी भारत में। हाँ, नई सरकार बनी तो उम्मीद जगी कि शायद भारत के प्रति रवैये में कुछ नरमी आएगी। नए प्रधानमंत्री ने भारत के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को सलाह मशवरे के लिए लंदन बुलाया। लंदन से लौटकर लॉर्ड अर्विन ने 31 अक्टूबर 1929 को एक घोषणा की, जिसे अर्विन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। क्या कहा उन्होंने इस घोषणा में? उन्होंने कहा, महामहिम की सरकार की ओर से मुझे ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए अधिकृत किया गया है कि उनके विचार में 1917 की घोषणा में ये निहित इम्प्लिसिट है कि भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक परिणाम नेचुरल इशू, जैसा कि वहां विचार किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है। ये तो बड़ी गुलमुल भाषा है, इम्प्लिसिट, नेचुरल इशू। हाँ, ध्यान देने वाली बात है यहाँ। हाँ। भाषा, सब कुछ गोलमोल था, वेग था, कोई ठोस वादा नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं कि डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अच्छा, और कुछ कहा? इरविन ने यह भी वादा किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाएगी, जिसमें ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधि मिलकर भविष्य के संविधान पर चर्चा करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस गोलमोल घोषणा पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया तेज और सधी हुई थी। 2 दिन बाद ही दिल्ली में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे दिल्ली मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। दिल्ली मैनिफेस्टो? जी। इसमें क्या मांगे थी? इसमें उन्होंने साफ मांग रखी कि सरकार ये स्पष्ट करे कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसका मकसद ये चर्चा करना नहीं होगा कि डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा, बल्कि उसका मकसद सीधे सीधे डोमिनियन स्टेटस को लागू करने की योजना बनाना होगा। अच्छा, मतलब सीधी बात, नो बकवास। हाँ, साथ ही कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। तो ये तो काफी क्लियर डिमांड्स थी। नेताओं को अंग्रेजों की नीयत पर पूरा शक था। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई आपसे बार बार कहे, हाँ हाँ आपका काम कर देंगे, प्रोसेस में है, पर ये ना बताए कि कब तक होगा और कैसे होगा। तो शक होना तो लाजमी है। सही बात। तो क्या अंग्रेजों ने ये मांगे मानी? नहीं। और ये शक बेवजह नहीं था। ये और गहरा गया जब 5 नवंबर 1929 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इरविन की घोषणा पर बहस हुई। वहां क्या हुआ? बहस से साफ हो गया कि ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट में ज्यादातर लोग भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के विचार के ही खिलाफ थे, या कम से कम निकट भविष्य में देने के पक्ष में नहीं थे। ओह, तो मतलब नीयत साफ नहीं थी। बिल्कुल। आखिरकार 23 दिसंबर 1929 को वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना और कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की। हाँ। इस मीटिंग में भारतीय नेताओं ने फिर से दिल्ली मैनिफेस्टो वाली मांग दोहराई कि आरटीसी का मकसद इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना होना चाहिए। और इरविन का जवाब? इरविन ने साफ कह दिया कि वो ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकते। मतलब साफ मना कर दिया। हाँ, अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो इसका मतलब साफ था कि ब्रिटिश सरकार ना तो डोमिनियन स्टेटस लागू करने का कोई कॉन्क्रीट प्लान बताने को तैयार की, ना ही ये वादा करने को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा यही होगा। तो बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए एक तरह से। हाँ बिल्कुल, बंद कर दिए गए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ था, बातचीत का रास्ता बंद हो चुका था। हाँ, कांग्रेस का दिया हुआ 1 साल का अल्टीमेटम खत्म होने के कगार पर था। बिल्कुल, दिसंबर आ गया था। अंग्रेज सरकार झुकने को तैयार नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों का सब्र जवाब दे रहा था। हाँ, माहौल बिल्कुल टकराव का बन चुका था। टकराव अब लगभग तय था। The stage of negotiations was over. And the stage of confrontation was about to begin. हाँ, यानी समझौते और बातचीत का दौर खत्म हो चुका था और अब टकराव और संघर्ष का दौर शुरू होने वाला था। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 21 द गैदरिंग स्टॉर्म 1927 से 1929 पर बात करेंगे। हाँ।
खासतौर पर फोकस रहेगा लाहौर कांग्रेस सेशन, फिर जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी, पूर्ण स्वराज का नारा और आखिर में इंडिपेंडेंस प्लेज पर। ये मतलब एक टर्निंग पॉइंट था हमारी आज़ादी की लड़ाई में, बिल्कुल एक हाई स्टेक्स टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, ये वो क्रिटिकल मोड था जब डोमिनियन स्टेटस वाली मांग वो थोड़ी पीछे छूट गई और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रंट एंड सेंटर आ गया, एकदम सामने। हाँ, और इस शिफ्ट में लाहौर सेशन का रोल आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल गियर चेंज था, सीधे समझ लीजिए 5वें गियर में डाल दिया गया था मूवमेंट को, अब बस एक्सेलरेट करना था। तो शुरू करते हैं लाहौर सेशन से। दिसंबर 1929, रवि नदी का किनारा। सेटिंग ही मतलब काफी ड्रामेटिक है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हेडलाइन थी जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंट बनना। एक यंग लीडर को इतनी क्रूशल स्टेज पर कमांड देना, यह अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था। हाँ, और उनका प्रेसिडेंट बनना भी वो काफी इंटरेस्टिंग था। बिपिन चंद्रा बताते हैं कि 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज पीसीसीज में से सिर्फ 3 उन्हें सपोर्ट कर रही थी शुरू में। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। मेजॉरिटी सपोर्ट शुरू में नहीं था। जैसे कॉलेज इलेक्शंस में होता है ना, कभी कभी पॉपुलर कैंडिडेट कोई और होता है लेकिन हाई कमांड किसी और को बैक कर देता है स्ट्रेटेजिक रीजन से। अच्छा, यहाँ हाई कमांड थे गांधी जी, उन्होंने नेहरू का नाम आगे किया। सिर्फ 3 पीसीसीज, ये तो काफी कम है। फिर गांधी जी ने इतना बड़ा पुश क्यों दिया? क्या क्या रैशनल था उनका? देखिए, गांधी जी का मानना था कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये जरूरी है। उन्होंने देखा कि साइमन बॉयकॉट में यूथ ने कितना जोश दिखाया था, कितनी एनर्जी थी उनमें। उन्हें लगा कि अब एक युवा लीडर ही इस एनर्जी को चैनल कर सकता है, वही यूथ को इंस्पायर कर सकता है। उनका पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट कमाल का था। वो समझ गए थे कि अब जनरेशनल शिफ्ट की जरूरत है लीडरशिप में। पुरानी गार्ड को रिस्पेक्ट देते हुए नई सोच को आगे लाना था। तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस कितना जबरदस्त था। उन्होंने इफेक्टिवली पीसीसीज के कलेक्टिव ओपिनियन को एक तरह से ओवरराइड कर दिया। क्रिटिक्स तो जरूर होंगे। ओ बिल्कुल। कुछ लोग डर रहे होंगे कि नेहरू रैश हैं, इम्पेटुअस हैं, जल्दी में फैसले लेंगे। ऐसे कमेंट्स तो आज भी यंग लीडर्स के बारे में सुनने को मिलते हैं कि अभी एक्सपीरियंस कम है। बिल्कुल, क्रिटिक्स थे कांग्रेस के अंदर भी। वो कहते थे कि नेहरू जल्दी में रहते हैं, रैडिकल हैं, शायद पार्टी को तोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें काउंटर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उन्होंने। क्या कहा कि नेहरू की डैश और रैशनेस इस वक्त एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन? हाँ, मतलब उनका जोश और तेजी इस समय एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। ये तो उल्टा लॉजिक लगता है, पर गांधी जी का पॉइंट था कि इस वक्त सुस्ती नहीं, जोश चाहिए, एक्शन चाहिए। वाओ, रैशनेस को क्वालिफिकेशन बता दिया। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो उन्होंने नेहरू को सिर्फ जोशीला ही माना या कुछ और भी देखा उनमें? नहीं, सिर्फ जोशीला नहीं। गांधी जी ने उन्हें योद्धा मतलब वॉरियर की तरह बताया, लेकिन साथ ही कहा कि उनमें स्टेट्समैन वाली समझदारी, वो प्रूडेंस भी है। ये बैलेंसिंग एक्ट था। अच्छा। गांधी जी ने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अपने आसपास के माहौल से काफी आगे का सोचते हैं, लेकिन वो इतने हम्बल और प्रैक्टिकल भी हैं कि चीजों को ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं ले जाएंगे। ये एक तरह का अश्योरेंस था पार्टी के सीनियर लीडर्स को कि भाई घबराने की बात नहीं है, नेहरू जिम्मेदारी समझते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमिस्ट भी पर प्रैक्टिकल भी। ऐसा लीडर जो पुश करे पर तोड़ ना दे। और फिर गांधी जी ने वो क्लासिक लाइन कही जो बड़े अक्सर कहते हैं। हाँ, वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेलो एंड सोबर द यूथ एंड प्रिपेयर देम फॉर द बर्डन दे मस्ट डिस्चार्ज। जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है, थोड़ा शांत कर देती है, मैच्योर बना देती है। हाँ। जैसे घर में पहले लापरवाह बेटा भी पापा बनने के बाद कितना जिम्मेदार हो जाता है। गांधी जी को भरोसा था कि प्रेसिडेंसी का बर्डन नेहरू को और रिफाइन करेगा। ये तो वही बात हुई जैसे घर के बड़े कहते हैं शादी करवा दो, लड़का सुधर जाएगा, या जॉब लगने दो, सीरियसनेस आ जाएगी। खैर, मजाक एक तरफ, गांधी जी ने नेहरू की और क्या खूबियां गिनाई? क्यों वो इतने कन्विंस थे कि यही बंदा चाहिए इस काम के लिए? उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नेहरू ने सालों तक कांग्रेस सेक्रेटरी का काम बड़ी एबिलिटी और डिवोशन से किया है। ये कोई मतलब पैराशूट लैंडिंग नहीं थी सीधा टॉप पर। राइट। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क किया था, सिस्टम को समझा था। फिर उनकी पर्सनल क्वालिटीज, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन यानी मेहनत, इंटेग्रिटी और ग्रिट, इन सब ने देश के यूथ को मोहित कर लिया था, उनकी इमेजिनेशंस को कैप्चर कर लिया था। वो एक यूथ आइकॉन बन चुके थे। उनकी अपील सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स तक नहीं थी। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स,
ग्राउंड कनेक्ट कैसा था उनका? ये भी इम्पोर्टेंट था। गांधी जी ने हाईलाइट किया कि वो लेबर और पेजेंट्री के टच में है। सिर्फ शहरों के एजुकेटेड एलीट के लीडर नहीं थे, उन्हें जमीन की रियलिटी पता थी। प्लस उनकी यूरोपियन पॉलिटिक्स की जानकारी भी एक ग्रेट एसेट मानी गई। वो समझते थे कि दुनिया में क्या चल रहा है, इंपीरियलिज्म कैसे काम करता है, दूसरे देशों में आज़ादी की लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जा रही हैं। इससे वो इंडिया की सिचुएशन को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बेहतर एसेस कर पाएंगे। एक आप कह सकती हैं कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा था गांधी जी को। तो लीडरशिप क्वालिटीज, यूथ अपील, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, ग्राउंड कनेक्ट और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग काफी सॉलिड केस बनाया गांधी जी ने। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि गांधी जी को खुद प्रेसिडेंट बनना चाहिए, खासकर हिंदू मुस्लिम सवाल पर नेगोशिएशंस के लिए। उस टाइम कम्युनल टेंशन तो थे ही। हाँ, ये डिमांड थी। लोगों को लगता था कि शायद सिर्फ गांधी जी ही इस नाजुक मामले को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जब तक लोगों का प्यार और विश्वास उनके साथ है, उन्हें फॉर्मली प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है अपना इन्फ्लुएंस यूज करने के लिए। उन्होंने याद दिलाया कि वो 1920 से देश की पॉलिटिकल लाइफ को बिना कोई ऑफिशियल ऑफिस होल्ड किए गाइड करते आ रहे हैं। सही है। उनका कहना था कि उनका इन्फ्लुएंस टाइटल से नहीं, काम और लोगों के ट्रस्ट से आता है। रियल पावर पोजीशन से नहीं, क्रेडिबिलिटी से आती है। सही बात है। इन्फ्लुएंस डजंट ऑलवेज नीड अ डेजिग्नेशन। और यूथ को क्या मैसेज दिया उन्होंने नेहरू के इलेक्शन के जरिए? उन्होंने कहा कि नेहरू का इलेक्शन यूथ की सर्विस का सम्मान है और इस बात का सबूत है कि देश अपनी युवा पीढ़ी पर भरोसा करता है। ये एक तरह से पासिंग द बटन था, एक सिग्नल था कि अब नई जनरेशन लीड करने को तैयार है। और उन्होंने यूथ से अपील की, लेट देम प्रूव वर्दी ऑफ द ट्रस्ट। उन्होंने चैलेंज भी दिया कि अब आपको इस भरोसे को सही साबित करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो नेहरू प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी काफी दमदार थी। जैसा बिपिन चंद्रा बताते हैं, उसमें उन्होंने ओपन कंस्पिरेसी की बात की। ये फ्रेज ही कितना पावरफुल और अटेंशन ग्रैबिंग है, ओपन कंस्पिरेसी। हाँ, ये लाइन बहुत फेमस हुई। उन्होंने कहा, वी हैव नाउ एन ओपन कंस्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम फॉरेन रूल एंड यू कॉमरेड्स एंड ऑल आवर कंट्रीमेन एंड कंट्री वुमेन आर इनवाइटेड टू जॉइन इट। एकदम सीधा कॉल टू एक्शन। सीधा। कंस्पिरेसी आमतौर पर छुपकर होती है, ये ओपन थी। मतलब हम खुल्लम खुला आजादी की साजिश कर रहे हैं ब्रिटिश राज के खिलाफ, और सबको इसमें शामिल होने का न्योता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, डर नहीं। बिल्कुल। और उनका विजन सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं था, राइट? वो सोशलिस्ट और रिपब्लिकन आइडियल्स की बात कर रहे थे। ये उस समय कितना रैडिकल था कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कहना। बहुत रैडिकल। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेहरू सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो समाज में स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहते थे। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया, I must frankly confess that I am a socialist and a republican and am no believer in kings and princes or in the order which produces the modern kings of industry who have greater power over the lives and fortunes of men than even the kings of old and whose methods are as predatory as those of the old feudal aristocracy. ये तो सीधा कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म दोनों पर अटैक था। किंग्स ऑफ इंडस्ट्री मतलब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स। एग्जैक्टली। वो कह रहे थे कि ये नए जमाने के राजा हैं जिनकी पकड़ लोगों की जिंदगी और किस्मत पर पुराने राजाओं से भी ज्यादा है, और उनके तरीके भी उतने ही एक्सप्लॉइटेटिव है जितने पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स के थे। ये उस वक्त के लिए काफी बोल्ड स्टेटमेंट था, खासकर कांग्रेस के अंदर, जहां जमींदार भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लोग थे। वो सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल पावर स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव चाहते थे। जैसे आजकल हम वेल्थ इनइक्वालिटी, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, नेहरू उस जमाने में इसकी नींव पर सवाल उठा रहे थे। उनका पॉइंट तो आज भी कितना रेलेवेंट लगता है, इनफैक्ट शायद और भी ज्यादा। स्ट्रगल के तरीके पर उनका क्या कहना था? वायलेंस या नॉन वायलेंस, इस पर क्या स्टैंड था उनका? उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि आज़ादी के लिए कोई भी बड़ा मूवमेंट एक मास मूवमेंट होना चाहिए, जन आंदोलन, सिर्फ कुछ लीडर्स या एलीट ग्रुप का काम नहीं। ठीक है। और मास मूवमेंट्स जरूरी तौर पर पीसफुल होने चाहिए, सिवाय उस एक्सट्रीम सिचुएशन के जब ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट हो रहा हो। उन्होंने कहा कि अगर मूवमेंट पीसफुल है तो बीच बीच में होने वाली स्पोरेडिक वायलेंस, मतलब छुटपुट हिंसा, वो सिर्फ ध्यान भटकाती है, रिसोर्सेज वेस्ट करती है और मूवमेंट को कमजोर करती है। ये उनके नॉन वायलेंट अप्रोच पर एम्फेसिस था, जो गांधी जी के फिलॉसफी से अलाइन करता था।
लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट का ऑप्शन थियोरेटिकली ओपन रखा, ये भी एक न्यूआंस है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर थी, मास बेस्ड लार्जली पीसफुल स्ट्रगल। फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट 31 दिसंबर 1929 की रात, रावी नदी के किनारे तिरंगा पूर्ण स्वराज के लिए लहराया गया। वो सीन इमेजिन करना भी मतलब घुसबम्स देता है। मिडनाइट, ठंडी रात, रावी का किनारा, हजारों लोग और आज़ादी का झंडा लहराया जा रहा है। क्या माहौल होगा? मैं बिल्कुल मिडनाइट था, जश्न का माहौल था, लोग खुश थे, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे थे। लेकिन बिपिन चंद्र कहते हैं कि साथ ही एक ग्रिम रिजॉल्व भी था, एक सीरियसनेस भी थी। अच्छा। सबको पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक सिंबॉलिक एक्ट है, असली काम तो अब शुरू होना था। आने वाला साल 1930 स्ट्रगल का साल होगा। वो झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो एक संकल्प था, एक कमिटमेंट था पूर्ण स्वराज के लिए। एक अनाउंसमेंट थी दुनिया को और ब्रिटिशर्स को कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं लेंगे। डोमिनियन स्टेटस का चैप्टर क्लोज हो गया था ऑफिशियली। और फिर नए साल का पहला काम था इंडिपेंडेंस प्लेज को देश भर में मनाना। 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। ये तारीख क्यों चुनी गई, इसका बिपिन चंद्रा की किताब में स्पेसिफिक रीजन बताया गया है क्या, या बस एक डेट डिसाइड कर ली? सोर्स टेक्स्ट यानी बिपिन चंद्रा की किताब इस पर डिटेल नहीं देती कि एग्जैक्टली 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई। कॉमनली ये माना जाता है कि ये तारीख सिंबॉलिकली चुनी गई थी और उस साल ये संडे पड़ रहा था, शायद इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, प्रैक्टिकल रीजन भी था। हाँ, शायद। इसका कोई पुराना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं था उस वक्त तक। इस दिन को सिग्निफिकेंस दी गई इस इवेंट से। कांग्रेस का ये पहला बड़ा मास मोबिलाइजेशन इवेंट था, नए गोल के साथ। प्लान था कि पूरे देश में हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाए, जहां ये इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा जाए और लोग कलेक्टिवली इसे अफर्म करें, हाथ उठाकर या बोलकर। और ये प्रोग्राम कामयाब रहा, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसा तो नहीं हुआ कि बस कांग्रेस लीडर्स ने प्लेज ले लिया और बस? नहीं, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सोर्स बताता है कि रिस्पॉन्स जबरदस्त था। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह मीटिंग्स हुई। वाह। प्लेज को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया ताकि सब समझ सकें, और नेशनल फ्लैग पूर्ण स्वराज के लिए होइस्टिंग किया गया। इसने लोगों को एक साथ लाने का काम किया, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन प्लेज के नीचे यूनाइट किया। हाँ। जैसे आजकल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, वो इसी दिन की याद में है जब पहली बार ये इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था लोगों द्वारा 1930 में। ये एक तरह से लोगों का अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेरेशन था सरकार से पहले। ये बात तो है। रिपब्लिक डे की रूट्स यहाँ हैं। चलो अब इस प्लेज के टेक्स्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बिपिन चंद्रा ने इसका पूरा टेक्स्ट कोट किया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो एक पूरा मैनिफेस्टो लगता है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। एक डिटेल्ड चार्ज शीट की तरह है ये तो। पहले तो फंडामेंटल राइट्स की बात है, एकदम यूनिवर्सल अपील वाली। वी बिलीव दैट इट इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल टू हैव फ्रीडम and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life so that they may have full opportunities of growth. कितनी सिंपल और प्रोफाउंड बात है। बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स। हाँ, आजादी, मेहनत का फल, बेसिक जरूरतें और ग्रोथ के पूरे मौके, ये तो किसी भी डिसेंट सोसाइटी का फाउंडेशन होना चाहिए। और आगे कहते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ये राइट्स छीनती है और लोगों पर जुल्म करती है, तो लोगों को उसे बदलने या अबॉलिश करने का भी हक है। ये तो सीधा रेवोल्यूशन का जस्टिफिकेशन लगता है, बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स फिलॉसफी। बिल्कुल। फिर शुरू होता है ब्रिटिश राज का इंडाइटमेंट, द फोरफोल्ड डिजास्टर: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रूइन। पहले इकोनॉमिक रूइन की बात करते हैं। क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे इसमें? ये सुनकर शायद आज के इकोनॉमिक इश्यूज भी याद आ जाएं। हाँ, पॉइंट्स बहुत स्पेसिफिक थे और कई चीजों की गूंज, जैसा आपने कहा, आज भी सुनाई देती है। पहला, आज़ादी छीन ली गई है और मासेस का ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दूसरा, रेवेन्यू हमारी इनकम के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा है। एवरेज इंडियन इनकम बताई गई 7 पैसे पर डे। 7 पैसे? आज के हिसाब से सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इस मीगर इनकम पर भी भारी टैक्स। उस टैक्स का 20% लैंड रेवेन्यू से आता है, जो सीधा किसानों पर मार है, और 3% सॉल्ट टैक्स है, जो सबसे गरीब को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि नमक तो सबको चाहिए। सॉल्ट टैक्स का जिक्र यहाँ आना कितना सिग्निफिकेंट है। गांधी जी ने इसी को आगे डांडी मार्च का फोकस बनाया।
नमक जैसी बेसिक चीज पर टैक्स लगाना लोगों को बहुत पॉलिटिकली चार्ज करता होगा। और क्या था इकोनॉमिक रूइन में? प्लेज में कहा गया कि विलेज इंडस्ट्रीज जैसे हैंड स्पिनिंग, हाथ से सूत काटना, ये डिलिबरेटली बर्बाद कर दी गई हैं ताकि ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट बने। अच्छा। इससे किसान साल के कम से कम 4 महीने बेकार रहते हैं एग्रीकल्चरल ऑफ सीजन में। हाँ। उनकी स्किल्स खत्म हो रही हैं, देयर इंटेलेक्ट्स डल्ड, और इन बर्बाद क्राफ्ट्स की जगह कोई नया ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन नहीं दिया गया है। फिर कस्टम्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स और करेंसी को ऐसे मैनिपुलेट किया गया है कि किसानों पर और बोझ पड़े। इंपोर्ट्स में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भरे पड़े हैं जिससे लोकल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। कस्टम्स ड्यूटीज में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्लियर पार्शियलिटी है, उनके माल पर कम टैक्स, हिंदुस्तानी माल पर ज्यादा। ये तो प्रोटेक्शनिज्म इन रिवर्स हो गया, अपने ही देश में विदेशी माल को एडवांटेज देना। एग्जैक्टली। और जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो लोगों का बोझ कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक हाईली एक्सट्रावेगेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बहुत खर्चीली सरकारी मशीन को सस्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स की मोटी सैलरीज, उनके अलाउंसेस, पेंशन, सब हिंदुस्तानी पैसे से। ब्रिटेन के इंपीरियल इंटरेस्ट्स के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का खर्चा भी इंडिया पर। ओहो। और आखिर में एक्सचेंज रेशियो की मैनिपुलेशन से तो मिलियंस रुपीस देश से बाहर चले गए हैं। ये पढ़कर तो सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ड्रेन का पूरा ब्लूप्रिंट लगता है, जैसे किसी कंपनी को उसके मैनेजर्स ही लूट रहे हों। ये तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की चार्जशीट है। आज भी हम ग्लोबल ट्रेड, करेंसी मैनिपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स की डिबेट सुनते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल रूइन पर। इसमें क्या कहा गया? पावरलेसनेस की फीलिंग थी क्या? हाँ, प्लेज कहता है कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस इतना नीचे कभी नहीं गिरा जितना ब्रिटिश रिजीम में। हमारी पॉलिटिकल एजेंसी खत्म कर दी गई है। कोई भी सो कॉल्ड रिफॉर्म जैसे मॉली मिंटो या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने लोगों को रियल पॉलिटिकल पावर नहीं दी है। वो सिर्फ दिखावा थे, शैडो रादर देन सब्सटेंस। सिर्फ नाम के लिए। हाँ, बड़े से बड़े हिंदुस्तानी को फॉरेन अथॉरिटी, ब्रिटिश ऑफिसर्स, इवन जूनियर वंस के सामने झुकना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिक राइट्स हमसे छीन लिए गए हैं। सरकार के खिलाफ बोलो तो सेडिशन का चार्ज, पीसफुल असेंबली करो तो लाठी चार्ज। बहुत से नेशनलिस्ट लीडर्स और वर्कर्स देश से बाहर एग्जाइल में रहने को मजबूर है और अपने घर नहीं लौट सकते, क्योंकि यहाँ आते ही अरेस्ट हो जाएंगे। और टैलेंट का क्या? क्या इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं और? लीच कहता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट मार दिया गया है। इंडियंस को हायर पोस्ट से सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया गया है। उन्हें सिर्फ छोटे मोटे विलेज ऑफिसेज या क्लर्कशिप से संतुष्ट होना पड़ता है। उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने दी जा रही। बेसिकली सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है अपने ही देश में। ऐसा लगता है जैसे किसी घर में मालिक कोई और हो और असली वारिस को नौकर बना दिया गया हो। ये फीलिंग तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी। फिर कल्चरल रूइन की बात है। एजुकेशन सिस्टम ने हमें अपनी जड़ों से काट दिया है। ये पॉइंट तो आज भी कितना रेलेवेंट है। मैकॉले की लेगेसी की बात आज तक होती है। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है और इस पर आज भी बहस होती है। प्लेज कहता है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज टोर्न अस फ्रॉम आवर मोरिंग्स, आवर ट्रेनिंग हैज मेड अस हग द वेरी चेन्स दैट बाइंड अस। मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया कि हम अपनी ही कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन से कट जाएं, उन्हें इंफीरियर समझें और वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर को सुपीरियर मानकर अपनी गुलामी को ही एम्ब्रेस कर लें, उसे नेचुरल मान लें। ये मेंटल स्लेवरी क्रिएट करने की कोशिश थी। आज भी हम देखते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की रेस, अपनी भाषाओं को लेकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सवाल उस प्लेज में 1930 में उठाया गया था कि एजुकेशन हमें एम्पावर कर रहा है या मेंटली एनस्लेव। बिल्कुल। और आखिर में स्पिरिचुअल रूइन, इसका क्या मतलब था? ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। क्या ये रिलीजन से रिलेटेड था? नहीं, ये रिलीजन से ज्यादा नेशनल स्पिरिट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड था। प्लेज कहता है कि कंपल्सरी डिसआर्मामेंट यानी हथियार रखने पर पाबंदी ने हमें अनमैनली बना दिया है। हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ये फीलिंग हमारे अंदर डाल दी गई है। अच्छा। और एक एलियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की कांस्टेंट प्रेजेंस, जिसे हमारे ही लोगों के रेजिस्टेंस को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपना ख्याल में ही रख सकते
सकते या फॉरेन अग्रेशन से अपना बचाव नहीं कर सकते या अपने घरों और परिवारों को लोकल थ्रेट्स जैसे चोरों डकैतों से नहीं बचा सकते। एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टमैटिकली तोड़ा गया है। राइट। नेशनल प्राइड को क्रश किया गया है। जब आपको कॉन्स्टेंटली फील कराया जाए कि आप कमजोर हैं, डिपेंडेंट हैं, इनकैपेबल हैं, तो आपकी हिम्मत, आपकी स्पिरिट टूट जाती है। यही स्पिरिचुअल रूइन था, एक नेशन का कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम तोड़ देना। समझ गया। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा लगता है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक थी ब्रिटिश रूल की। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर नुकसान को हाईलाइट किया गया। तो इस फोरफोल्ड डिजास्टर के बाद प्लेज क्या रिजॉल्व करता है? एक्शन प्लान क्या है? आगे का रास्ता क्या बताया गया? प्लेज कहता है कि ऐसे रूल के आगे झुकना, उसे सहना अ क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड है। इंसान और भगवान दोनों के खिलाफ गुनाह है ये गुलामी। इट डिमांड्स एक्शन। लेकिन एक्शन का तरीका क्या हो? यहां फिर से नॉन वायलेंस पर फोकस आता है। प्लेज कहता है कि आजादी पाने का सबसे इफेक्टिव तरीका वायलेंस नहीं है। इसलिए we will therefore prepare ourselves by withdrawing so far as we can all voluntary association from the British government. Non-cooperation की strategy। नॉन कॉपरेशन। हाँ, सरकार से हर तरह का voluntary collaboration बंद करना। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन के आगे क्या? उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा के लिए तैयार होना, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी शामिल है। ये अल्टीमेट वेपन था सरकार को फाइनेंशियली और मॉरली क्रिपल करना। प्लेज ये विश्वास जताता है कि अगर हम अपना वॉलंटरी हेल्प विड्रॉ कर लें, उनके स्कूल, कोर्ट, काउंसिल, जॉब्स छोड़ दें और बिना वायलेंस के, चाहे वो हमें कितना भी उकसाएं, प्रोवोक करें, टैक्स देना बंद कर दें, तो इस इनह्यूमन रूल का अंत निश्चित है। इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ मास नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल। और आखिर में सब लोग सॉलमली रिजॉल्व करते हैं कि वो कांग्रेस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे पूर्ण स्वराज एस्टैब्लिश करने के लिए। ये एक कलेक्टिव कमिटमेंट था, एक कॉन्ट्रैक्ट था लोगों के बीच और लीडरशिप के साथ। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। नॉन वायलेंट, नॉन कॉपरेशन, लीडिंग टू सिविल डिसोबीडियंस, इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑल अंडर द डिसिप्लिन गाइडेंस ऑफ द कांग्रेस, एमिंग फॉर पूर्ण स्वराज। एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने का प्लान था। तो ये था लाहौर सेशन और इंडिपेंडेंस प्लेज का पूरा किस्सा, जैसा बिपिन चंद्रा ने बताया है। इसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नॉन नेगोशिएबल ऑफिशियल गोल बना दिया। इसने 26 जनवरी को एक पावरफुल सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस दी, जो आज तक हमारे रिपब्लिक डे के रूप में जारी है। सही। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने आने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की, लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया और पूरे देश को एक नए जोश, एक नए रिजॉल्व के साथ भर दिया। ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था, एक डेक्लेरेशन था कि हम अब मेंटली आज़ाद हैं, बस फिजिकल फ्रीडम लेना बाकी है। एकदम सही। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस नहीं थे, ये स्पीचेस और प्लेजेस लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शेप कर रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का जाना नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ओवरहॉल है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल रीजनरेशन, और उसे हासिल करने का रास्ता नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल है। ये एक नींव का पत्थर था आगे की लंबाई और कठिन लड़ाई के लिए। ये सोचने वाली बात है कि उस प्लेज में उठाए गए सवाल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल पावरलेसनेस, कल्चरल डिस्कनेक्ट, स्पिरिचुअल सब्जुगेशन, क्या वो आज भी किसी ना किसी रूप में रेलेवेंट है हमारे लिए? ये बिल्कुल एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए। क्या हमने पूर्ण स्वराज के उन आइडियल्स को पूरा किया है? इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल इक्वालिटी, कल्चरल कॉन्फिडेंस, इन पर हम कहाँ खड़े हैं? ये प्लेज सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं, एक बेंचमार्क भी हो सकता है। Okay, so we hope you liked today's discussion on Chapter 21, The Gathering Storm, 1927-1929, of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad, Jai Hind.